जहां पर मैं आपको जब लिखने के लिए कहूंगा उसी समय आपने क्या करना है, लिखना है। बीच में नहीं लिखना है आप लोगों ने। जितना आपको लिखना होगा जब मैं कहूंगा उस समय ही आपने इसको लिखना है। तो हम फंडामेंटल राइट पढ़ रहे थे और फंडामेंटल राइट्स में आज हम फंडामेंटल राइट्स को थोड़ा पढ़ना शुरू करेंगे। शायद ये हमारा फंडामेंटल राइट का सेकंड लेक्चर होगा। और इस फंडामेंटल राइट्स में सबसे पहले एक शब्द बार बार आपको नजर आएगा कि जब जब हम पढ़ेंगे तो वहां बार बार एक शब्द आएगा स्टेट के बारे में। वहां पे बार बार लिखा आएगा कि स्टेट स्टेट स्टेट, इस तरह से कई बार आया आता है स्टेट के बारे में कि अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन स्टेट के द्वारा किया जा रहा है या आपसे आपके फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार स्टेट के द्वारा छीने जा रहे हैं, तो वो क्या होता है स्टेट, जरा उसको हम समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे स्टेट क्या है, जरा इसको देखते हैं कि किसको स्टेट बोला गया है। और स्टेट का जो पूरा डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन आपके पास आर्टिकल 12 के अंदर मेंशन किया गया है। अब जरा समझिएगा है क्या है बेटा, एक चीज समझना कि हमारे फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से 35 तक चलेंगे। अनुच्छेद 12 से 35 तक क्या रहने वाले, फंडामेंटल राइट रहने वाले हैं, मौलिक अधिकार रहने वाले हैं। परंतु इसमें जो आर्टिकल 12 है, अनुच्छेद 12 है, वो क्या बताता है, वो डिफाइन करता है किसको, वो डिफाइन करेगा जनरली आपके स्टेट को डिफाइन करेगा। अब यहां ये समझना है कि ये स्टेट होता क्या है। अब अगर यहाँ पे देखा जाए कि ये स्टेट क्या है, अगर हम इसको देखें, अगर यहाँ पे जो आपकी लक्ष्मीकांत की बुक है उसमें डेफिनेशन पे क्या कहा गया है कि स्टेट क्या होता है, यहां पे लिखा गया है गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। जो भारत की सरकार है और हमारे देश की जो संसद है, दैट इज एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है अगर हम समझे तो पहली बात तो ये क्या हो रहा है स्टेट में, कि स्टेट की डेफिनेशन में कौन आएगा, हमारे देश की संसद आएगी। और संसद के अंदर कौन आएगा, संसद के अंदर आपको पता ही है कौन आएगा, लोकसभा, राज्यसभा और तीसरे क्या आने वाले हैं, आपके प्रेसिडेंट आने वाले। इन तीनों को मिलकर क्या बनती है, आपके पास पार्लियामेंट बनती है। तो ये पार्लियामेंट आपके पास क्या होगी, किसकी डेफिनेशन के अंदर आएगी, स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आएगी। अब उसके बाद यहां बोला है लेजिस्लेटिव ऑर्गन और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन। लेजिस्लेटिव ऑर्गन का मतलब क्या है, पार्लियामेंट में जो लोग क्या कर रहे हैं या पार्लियामेंट में जो कौन बना रहा है, लॉ बना रहा है, वो क्या हो गया, लेजिस्लेटिव ऑर्गन। और जो इस लॉ को इनेक्ट कर रहे हैं, इनेक्ट का मतलब क्या कर रहे हैं, जो इसको लागू करेंगे ग्राउंड लेवल पर, वो क्या आ जाएंगे आपके पास, एग्जीक्यूटिव में आ जाएंगे। तो पहला जो ये डेफिनेशन है, यहां पर जो ये पहला पॉइंट है, वो क्या बोल रहा है, वो सिंपल बोल रहा है, ये बोल रहा है गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो ये किसकी डेफिनेशन के अंदर आएंगे, स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आएंगे। ध्यान रखना बेटा, इसमें क्या बोला गया, गवर्नमेंट जो सरकार है, और साथ में क्या है आपके पास, हमारे देश की जो संसद है वो किस में आने वाला है, स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आने वाला है। और साथ ही साथ में लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, जो भारत सरकार का लेजिस्लेटिव ऑर्गन है। लेजिस्लेटिव ऑर्गन का मतलब क्या है कि जो क्या बना रहा है, कानून बना रहा है वो, और उसके साथ साथ जो कानून को धरातल पर, ग्राउंड पर जो इंप्लीमेंट करेंगे, वो किसकी डेफिनेशन के अंदर आएंगे, स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आएंगे। बात समझ में आ रही है। और ये हम यहां से भी कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारे देश में लॉ कौन बनाता है, पार्लियामेंट बनाता है। तो पार्लियामेंट तो किसकी डेफिनेशन के अंदर आएगा, स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आएगा ही आएगा। और उसी तरह से अगला जो पॉइंट रहने वाला है वो इसी से बिल्कुल रिलेटेड है। वो रिलेटेड कैसे है कि जो हमारा स्टेट है, हमारे जो राज्य है, हमारे देश में 28 राज्य है और 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जिनके पास आपके पास क्या है, जनरली विधानसभा है। एक हो गया दिल्ली और दूसरा आपके पास क्या हो गया, पुडुचेरी, और तीसरा अब आपके पास कौन बन गया है, जम्मू एंड कश्मीर। तो अब आपने देखा होगा हिमाचल प्रदेश स्टेट है, हिमाचल प्रदेश में क्या है, विधानसभा है। और विधानसभा क्या बनाती है, अपने राज्य के लिए क्या बनाएगी, कानून बनाएगी। वैसे मध्य प्रदेश होगा, वैसे महाराष्ट्र होगा, वैसे क्या होगा, केरला होगा। जैसे सेंटर में क्या है, सेंटर में हमारे पास क्या है बेटा, पार्लियामेंट है। उसी तरह से स्टेट में क्या होती है आपके पास, स्टेट में जनरली आपके पास स्टेट लेजिस्लेटिव क्या होगी, असेंबली होगी। क्या होगी स्टेट में,
स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, जिसे हम क्या बोलेंगे, सो कॉल्ड हम कहेंगे विधानसभा हिंदी में। तो ये विधानसभा भी किसकी डेफिनेशन के अंदर आने वाली है, स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आने वाली है। जिस तरह से पार्लियामेंट, उसी तरह से क्या आएगा आपके पास, स्टेट का आपके पास क्या रहने वाला है, लेजिस्लेटिव। अब लेजिस्लेटिव में क्या होगा बेटा, उसका भी एग्जीक्यूटिव ऑर्गन होगा, उसका भी क्या होगा, लेजिस्लेटिव ऑर्गन होगा, कि वो भी क्या बनाती है, कानून बनाती है, और कानून को क्या करेगी, इंप्लीमेंट करेगी। ये दोनों ही इसके अंदर आने वाले, स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आने वाला है। इतनी बात क्लियर है यहां पे, इतना क्लियर हो गया बेटा। पहले ये ध्यान में रख लेना कि स्टेट की डेफिनेशन के अंदर कौन आ रहा है। पहले आप ये देखो कि क्या रखेंगे, एक आपकी पार्लियामेंट, सेकंड आपके पास क्या होगा, स्टेट लेजिस्लेटिव। बस सरल इतना सा ही, क्योंकि कानून जनरली कौन बना रहा है, स्टेट में कौन बनाएगा, विधानसभा, और उधर कौन बनाएगा, सेंटर में आपकी संसद कानून बनाएगी। ये दोनों ही जनरली किसके अंदर आएगा, स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आएगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये अगला पॉइंट है, और ये अगला पॉइंट आपने थोड़ा बारीकी से दिखना है। इसमें बोला गया है ऑल लोकल अथॉरिटीज एंड दैट इज म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, इंप्रूवमेंट्स एंड ट्रस्ट। अब यहां क्या बोला गया, यहां बोला गया कि ऑल लोकल बॉडीज। अब ऑल लोकल बॉडीज कैसी है, लोकल बॉडीज में क्या आते हैं, जैसे आपके पास क्या आ गया लोकल बॉडीज के अंदर, पंचायत आ गई, म्यूनिसिपैलिटीज आ गई, इनको भी क्या है, इनके पास भी क्या है, पावर है, कहीं ना कहीं इनके पास भी क्या है, पावर है, अपने एरिया से रिलेटेड, अपने एरिया में किसी तरह का छोटा मोटा कानून लागू करने का या कानून बनाने का, अपने सिस्टम से ये क्या कर सकते हैं, अपनी जगह को क्या कर सकते हैं, गवर्न कर सकते हैं। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई यहां पर। तो ये भी किसके अंदर आने वाला है, आपके पास म्यूनिसिपैलिटी के अंदर। और आपके पास जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो गया, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में आप कोई भी मान लो, अगर इसके बाद आप ज्यादा अगर इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे, जैसे आपके एजुकेशन बोर्ड हो गए या कोई और किसी तरह के बोर्ड हो गए, ये किसके अंदर आने वाले, ये भी डेफिनेशन किसके अंदर आने वाले, स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आने वाले। और ये इंप्रूवमेंट जो आपके पास ट्रस्ट है, ये मैं अभी बताऊंगा आपको ये क्या होता है, जब हम इसके बाद अगला पॉइंट पढ़ेंगे। इसमें क्या है, इसके बाद अगला जो आइटम है वो क्या बोलता है, अगला ही बोलता है ऑल अदर अथॉरिटीज दैट इज स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज लाइक LIC, ONGC और सेल वगैरह। तो साथ में एक चीज यहां बहुत क्लियर बोली गई है आर्टिकल 12 के अंदर। अब याद रखना, आर्टिकल 12 के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली गई है। वो क्या बोला गया है, इसने बोला यहां पे ऑल अदर अथॉरिटीज, ऑल अदर अथॉरिटीज, कोई भी और कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऐसा और बोर्ड ये हो सकता है दैट इज स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी का मतलब क्या है, यहां पर अगर कोई भी बोर्ड या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्टैट्यूटरी में है कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, कि अगर ये किसके द्वारा बनाया गया है, हमारी पार्लियामेंट के लॉ के अनुसार बनाया गया है, हमारी संसद के लॉ के अनुसार बनाया गया है, या किसी राज्य की विधानसभा के द्वारा बनाया गया है, तो किसके अंदर आएगा, स्टैट्यूटरी के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा, स्टैट्यूटरी के अंदर आएगा। अगर क्या बनाया गया, किसी की संसद के द्वारा बनाया गया, हमारे देश की संसद के द्वारा बनाया गया, या क्या बनाया गया, किसी विधानसभा के द्वारा कोई चीज बनाई गई जिसको पावर दे दी गई है। ठीक है जी, तो ये आपने यहां पर क्या रखना, ध्यान में रखना, ये किसके अंदर आ जाएगा, स्टैट्यूटरी के अंदर। और नॉन स्टैट्यूटरी, अगर ये किसी भी एक्ट, पार्लियामेंट के एक्ट के अंदर बनाया नहीं गया हो या एक्ट से बाहर ही बनाया गया हो, तो ये इस तरह की बॉडी भी आपके पास किसके अंदर आ सकती है, किसकी डेफिनेशन के अंदर आ सकती है, स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आ सकती है। ये थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। ये जो चौथा पॉइंट है ये थोड़ा सा वेग है, यहां ऑल अदर अथॉरिटी को और मैं आपको थोड़ा भी डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन पहले ये समझ लीजिएगा कि अगर क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी का मतलब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, संसद के कानून के अनुसार अगर ये बनाई गई है, तो भी ये किसकी डेफिनेशन में आएगी, आपकी स्टेट की डेफिनेशन में आएगी। और अगर नॉन स्टैट्यूटरी भी है, अगर ये किसी कानून के द्वारा नहीं बनाएगी, तो भी किसकी डेफिनेशन के अंदर आएगी, किसके अंदर आने वाली है, स्टेट के अंदर आने वाली है। अब उसके बाद जो ये लाइन है नीचे जो लिखी हुई लाइन है, इसको आप देख लीजिएगा, ये क्या कहती है लाइन। अब यहां पे एक लाइन लिखी है, ये लाइन क्या बोलती है, स्टेट हैज बीन डिफाइंड इन अ वाइडर सेंस so as to include all its agencies. It is the action of these agencies that can be challenged in the court violation of fundamental right. अब ये लाइन क्या बोल रही है, ये आपके पास 3-4 लाइन ये क्या बोल रही है,
ये बोल रही है कि अगर हम इसका स्टेट को अगर हम और व्याख्या करें, अगर स्टेट की हम और डेफिनेशन को देखें, अगर इसका वाइडर रूप देखें कि और स्टेट क्या हो सकता है। स्टेट वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, स्टेट वो हर ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है अगर उसके द्वारा क्या किया गया, हमारे फंडामेंटल राइट का क्या किया जाए, वायलेशन किया जाए। ठीक है, ये अब यह समझना बेटा, ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है अगर ये क्या करे, मान के चलो कोई भी आपके पास कंपनी है, कोई भी कंपनी है, अगर ये क्या कर रही है आपके पास, आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रही होगी, और इस परिस्थिति में जब वायलेशन होगा तो वायलेशन के टाइम पे आप कहां पे जाएंगे बेटा, आप जाएंगे कोर्ट में जाएंगे। कहां पे जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे। और कोर्ट में जो ये कंपनी होगी, जैसे मान लीजिए एबीसी कंपनी या एबीसी ऑर्गेनाइजेशन है, तो इस जब ये कोर्ट में जाएंगे तो आप इसके अगेंस्ट क्या कर पाए, आप इस कंपनी के अगेंस्ट में क्या कर पाए, या इस ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट में आप क्या कर पाए, केस कर पाए। और ये ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को एज अ ऑर्गेनाइजेशन कहां पर रिप्रेजेंट करे, कोर्ट में रिप्रेजेंट करे। ये बात समझ में आई कि नहीं है। अब होता क्या जनरली, अगर आप कभी कोर्ट में जाते हैं, या सुनने लीजिएगा जरा ध्यान से, आप कोर्ट में जा रहे हैं, आप क्या करते हैं, किसी आदमी ने, जैसे कोई नाम है, अगर मान के चलो फलाना राम है, जैसे मान लीजिए डिविलियर है, इसने केस कर दिया किसके खिलाफ, अमन के खिलाफ कर दिया। आप क्या कर रहे हैं, कोर्ट में कौन पेश होगा, फिर डिविलियर होगा, क्योंकि आपके ऊपर आपने इसने क्या किया है, आप पे कुछ एलिगेशन लगाया है या आपका फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज करने की कोशिश की है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अपने आप को कहां पे आ रहा है, कोर्ट में हो रहा है। अगर आपने देखा होगा लड़ाई भी होती है दो आदमी के बीच में, तो कोर्ट बोलता है कि फलानी जो सेकंड पार्टी को बुलाया जाए। लेकिन यहां पे समझने वाली बात क्या है, यहां समझने वाली बात यह है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई संगठन आपके फंडामेंटल राइट का क्या कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है, तो आप उसको क्या बना सकते हैं, कोर्ट में एज अ पार्टी बना सकते हैं, उसके अगेंस्ट क्या हो सकता है, केस हो सकता है। और वो अपने आप को, वो पर्सन नहीं आएगा, वो क्या आएगा, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को क्या करेगी, कोर्ट में क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगी। ऐसी, हाँ कैसे, वो तो वकील होगा, वो तो वकील रिप्रेजेंट करेगा ना। अब ऑर्गेनाइजेशन में तो कितने हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन 10-15 लोगों की हो, और वहां पे क्या होगा, वहां पे तो कंपनी का नाम आएगा, जैसे सीबीसी कंपनी होगी, सीडीसी कंपनी होगी, वहां क्या होगा, केस किसके अगेंस्ट होगा, केस होगा जैसे कि अमन वर्सेस सीबीसी कंपनी, ऐसे। तो वो क्या कर रही है, वो कंपनी अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट कर रही है, एज अ क्या होगा आपके पास, एज अ क्या होगा, लीगल पर्सन की तौर पे आ रही है ना, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी पुलिस में बच्चों ने जिन्होंने केस किया था, उन्होंने किसके, कमीशन के खिलाफ किया था, कमीशन के खिलाफ किया था, जिसमें बच्चे बाहर निकाले गए। तो वहां पे एज अ पार्टी कौन था आपके पास, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन था। आप कर सकते हैं ना, अगर जैसे आपका रिजल्ट में आपको लगा कि मेरे सवाल गलत किए गए, तो आप कहां जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे। अब वहां कमीशन के सेक्रेटरी के थोड़ा केस में डालेंगे, आप किसको डालेंगे, एचपीएसएससी को डालेंगे, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को डालेंगे। तो वो क्या होगा वहां पे, एचपीएसएससी क्या बनेगा, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन क्या बन गया, वहां क्या बन गया, वो पार्टी बन गया। तो वो क्या है, वो अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर रहा है, वहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी अथॉरिटी अपने आप को क्या कर पाती है, यहां पे पूरा लिखा हुआ है, जब वो आपके फंडामेंटल राइट को क्या करेगी, उल्लंघन करेगी। और जो पार्टी होगी या आपके पास कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा, अगर आपने उसको चैलेंज करना है कि भैया ये हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रही है, तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन को कहां पे ले जा सकते हैं, कोर्ट में ले जा सकते हैं। उसको कोर्ट में क्या किया जा सकता है, घसीटा जा सकता है कि भैया आपने किया है, तो आपको क्या करनी पड़ेगी, भरपाई करनी पड़ेगी, या आपको हमारे फंडामेंटल राइट के साथ जो छेड़छाड़ है उसे क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। तो यहां पर एक चीज का, यहां पे एक बहुत बड़ी दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि हम ये समझ लेते हैं कि जो हमारे पास सिर्फ लॉ बनाने वाली ही बॉडीज है, जैसे हमारे देश की संसद और हमारे राज्य की विधानसभा, सिर्फ यही स्टेट की डेफिनेशन के अंदर नहीं आएगी। वाइडर सेंस में यहां पर क्या है, यहां पर और चीजें भी आ गई आपके पास। हमें लगा कि हमें पार्लियामेंट है, विधानसभा है, पंचायत है या म्यूनिसिपैलिटी है, हमें ये लगा कि यही किसके अंदर आ सकता है, स्टेट के स्कोप के अंदर आ सकता है। लेकिन इसने हमारा यहां से सिनेरियो बदल दिया। इसने बोल दिया कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन,
कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी अथॉरिटी अगर हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करेगी या हमारे फंडामेंटल राइट छीनने की कोशिश करेगी और उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस संगठन को अगर हम कोर्ट तक घसीट सकते हैं, वो एज अ लीगल पर्सन, उसको बोलते हैं लीगल पर्सन, कि जब आपके पास क्या होगा, किसी ऑर्गेनाइजेशन को आप कहां पे घसीट सकते हैं, कोर्ट में, और कोर्ट में ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को एज अ लीगल पर्सन रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, क्या रिप्रेजेंट करेगी? एज अ लीगल पर्सन अपने आप को रिप्रेजेंट करेगी। तो वो सब किसकी डेफिनेशन के अंदर आएंगे? वो सब आएंगे स्टेट की डेफिनेशन के अंदर। और ये भी ध्यान में रखना कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी संगठन या कोई भी अथॉरिटी अगर है, अगर वो स्ट्रक्चरी है, स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू बनाई गई है, अगर उस एक्ट के थ्रू बनाई भी नहीं गई, वो भी किसकी डेफिनेशन के अंदर आने वाला है? स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आने वाला है। अब उसके बाद अगली लाइन है बेटा, अब ये अगली लाइन क्या बोलती है? अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, इवन प्राइवेट बॉडी और एन एजेंसी वर्किंग एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट फॉल्स विद इन अ मीनिंग ऑफ स्टेट। ये वाली लाइन ये कह रही है। अब सुप्रीम कोर्ट के अनुसार क्या है? सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ये भी बोला जाता है यहां पर साफ साफ तौर पर कि अगर कोई भी संगठन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर स्टेट की तरह काम कर रहा है, सॉरी, अगर किसकी तरह काम कर रहा है, अगर इंस्ट्रूमेंट जो है आपके पास, अगर देखा जाए गवर्नमेंट के इंस्ट्रूमेंट की तरह काम कर रहा है, मतलब सरकार की तरफ से या तो उन्हें पावर दी जा रही है या वो सरकार की तरह क्या कर रहा है? काम कर रहा है, तो वो भी किसकी डेफिनेशन के अंदर आने वाला है? जनरली आपके पास स्टेट के अंदर आने वाला है। बहुत सारी ऐसी बॉडियां हैं जो स्टेट की तरह आपके पास, सॉरी, जो आपके गवर्नमेंट की तरह आपके पास क्या करती है? काम करती है, क्योंकि उनकी पावर उनको किसके द्वारा दी गई होती है? उन्होंने डिराइव कहां से की होती है अपनी पावर? स्टेट गवर्नमेंट से की होती है या आपकी सेंटर गवर्नमेंट से डिराइव की होती है अपनी पावर। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आने वाली है? आपके स्टेट के अंदर आने वाली, डेफिनेशन ऑफ स्टेट के अंदर आने वाली। ठीक है जी, तो आप हल्का सा लिखिएगा, यहां ऊपर कुछ नहीं लिखना, आपने सिर्फ ये लिखना है डेफिनेशन ऑफ स्टेट, ये लिख लीजिएगा और आर्टिकल 12 लिखिएगा। सिर्फ डेफिनेशन ऑफ स्टेट इसके सामने लिखेगा या आर्टिकल 12 ऐसे लिख दीजिएगा, यहां पे ऐसे, यहां पे आर्टिकल 12 लिख लीजिएगा, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। नहीं नहीं, पूरा लिखना, डेफिनेशन ऑफ स्टेट लिखा। उसके बाद आपने क्या करना है बेटा? आप यहां पे लिखो सिर्फ गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। इसके अंदर आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी कि क्या है गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, दैट इज एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन। ये आपको अब आइडिया है ही है हल्का फुल्का, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं। फिर उसके बाद लिखना है आपने गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। और थर्ड में लिखना है बेटा आपने ऑल लोकल अथॉरिटी। इसमें आप ऐसे कर सकते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्यूनिसिपैलिटीज और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप ऑल अदर अथॉरिटीज में लिख सकते हैं स्ट्रक्चरी एंड नॉन स्ट्रक्चरी। ऑल अदर अथॉरिटीज में आपने पूरी लाइन लिख लेना बेटा, अथॉरिटी लाइक LIC, ONGC एंड SEAL। बताऊंगा मैं, गवर्नमेंट कंपनी है, ऑयल से रिलेटेड डील करती है, पेट्रोल वगैरह देखा होगा आपने, डीजल वगैरह। जैसे LIC, ये भी कंपनी, सारी कंपनीज के नाम है यहाँ पे।
इतना लिख लिया बेटा। अब इसमें एक और चीज लिखना बेटा, दस द स्टेट हैज बीन डिफाइंड, ये वाली लाइन में लिख लीजिए। क्या क्लियर ही होगा सर? थोड़ा और साफ कर देना। स्टेट थोड़ा सा उसको पॉइंट में बना के लिखना है आपने। क्वालिटी फंडामेंटल राइट यहाँ तक लिखना है। नीचे वाला रहने दीजिएगा, आपको पता लग जाएगा यहाँ पे। लिख लिया जी? दिख रहा है बबीता जी? अब बेटा इसके बाद आर्टिकल 13 है, और 13 को जरा हमने समझना है। यहां से पेपर में भी सवाल आ जाता है कि अनुच्छेद 13 क्या कहता है। आर्टिकल, हाँ जी, एक्चुअली क्या है कि इसमें आपने एक चीज ध्यान में रखना, स्टैट्यूटरी बॉडी ऐसी होती है कि जो हमारी संसद के द्वारा बनाएगी। मतलब अगर हमारी संसद ने क्या किया, कानून पास किया, लॉ पास किया, उसके थ्रू कोई बॉडी बनाएगी, दैट इज स्टैट्यूटरी। मतलब उसके पास थोड़ी सी ज्यादा पावर रहने वाली है बाकी से अगर देखा जाए, दैट इज स्टैट्यूटरी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली क्या है कि अगर आप देखेंगे बहुत सारी ऐसी कंपनीज है सरकार की जिसमें सरकार के क्या है, शेयर्स है। बहुत सारी ऐसी कंपनी है जिसमें सरकार के क्या आपके पास शेयर है, तो वो किसके अंदर रहती है, कंट्रोल में किसके रहती है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहती है। तो गवर्नमेंट के जब कंट्रोल में रहती है तो उसको क्या किया जा सकता है, डिस्कस किया जा सकता है। इवन दो अगर कोई प्राइवेट कंपनी को रिलेटेड भी मुद्दा है, जैसे आजकल इंडिगो का इशू चला हुआ है, तो वो भी डिस्कस किया जा सकता है कि जो जनरल पब्लिक से रिलेटेड मुद्दा है उसको डिस्कस किया जा सकता है। ऐसा नहीं, डिस्कस करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये तो आपने जो ऑर्गेनाइजेशन बताई, वो ऑर्गेनाइजेशन तो ऑलरेडी लगभग गवर्नमेंट के पास है, उसका लगभग 40-50% सरकार अपने पास रखती है, तो उसमें तो डिस्कस होगा ही। परंतु ऐसे भी इशू है जो अगर प्राइवेट भी है तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, वहां पे डिस्कस कर सकते हैं। जैसे प्राइवेट कंपनी का इश्यूज है या कोई और बड़ी प्रॉब्लम है, किसी कंपनी की वजह से बड़ी समस्या आ जाए, तो उसको डिस्कस किया जा सकता है। यहाँ पर एक बार आपने देखा होगा कि एक बार एक आवाज ये भी उठी थी कि दाड़ला घाट में जो ट्रक थे उनके फेयर चार्जेस क्या कर दिए थे, कम कर दिए गए थे। तो वो बहुत ज्यादा ट्रक वाले वर्कर थे वहां पर, तो उसके मुद्दे को भी उठाया गया। फिर कंपनी को बोला गया कि भैया आप ये ऐसा ना करें कि इनके फेयर आप ना घटा दें, ताकि आने जाने के चार्जेस है, ताकि बहुत लोगों पर असर पड़ता है। इंडिगो को लगभग अगर आप देखा जाए, इंडिगो में कॉमन जनता बैठती है और इंडिगो का टिकट तकरीबन थोड़ा सस्ता होता है, तो उससे क्या होता है, बहुत सारी पब्लिक क्या हो जाती है, हरास हो जाती है। तो ऐसे मुद्दे
वहां पे डिस्कस किया जा सकता है कि इसको प्रॉब्लम, इस तरह की प्रॉब्लम को सरकार जल्दी सॉल्व करे, ऐसा रहता है। अब इसके बाद क्या है, आर्टिकल 13 है, और आर्टिकल 13 पेपर में बहुत बार आ जाता है कि ये बात क्या करता है। अब जरा यहां समझिएगा, यहां पे क्या होगा। आर्टिकल जो 13 है बेटा, आर्टिकल 13 बोलता क्या है जनरली अगर हम देखें, आर्टिकल 13 ये बोलता है कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट, अगर हमारे मौलिक अधिकार, जो मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं, जैसे मान लीजिए एक मौलिक अधिकार का हम एग्जांपल लेते हैं, अनुच्छेद 21 के अंदर, आर्टिकल 21 के अंदर हमें क्या दिया जाता है, निजी स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाता है। हमें क्या, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का हमें क्या है, अधिकार है। हमें अपना निजी जीवन जीने का क्या है, अधिकार है। ये हमें किसने दिया, क्योंकि हमें जो मौलिक अधिकार है या जो हमारे राइट्स है, हमारे राइट्स कहां से है, कॉन्स्टिट्यूशन से आ रहे हैं, संविधान से आ रहे हैं। अगर अब यहां पे समझिएगा, ये अधिकार हमारा है, और अगर इस अधिकार को स्टेट अगर छीनना चाह रहा है, या स्टेट ने कोई ऐसा लॉ बना दिया, ऐसा कानून बना दिया जो हमारे आर्टिकल 21 को क्या करेगा, इन्फ्रिंज करेगा, या आर्टिकल 21 के डेरोगेटरी होगा, या आर्टिकल 21 को क्या पहुंचाएगा, नुकसान पहुंचाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। जैसे हमारे पास क्या बेटा, हमारे पास अनुच्छेद 21 के अंदर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक फंडामेंटल अधिकार है, जो संविधान के द्वारा हमें क्या दिया गया है, हमें प्रोवाइड किया गया है। परंतु क्या हुआ कि स्टेट ने क्या बना दिया, कोई ऐसा लॉ बना दिया जो क्या कर रहा है, आर्टिकल 21 को क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है, या आर्टिकल अनुच्छेद 21 का क्या कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है। ये कानून किसने बनाया, स्टेट ने बनाया। लेकिन यहां पर एक केस और भी आता है, अनुच्छेद 21 के केस में, अगर आपकी प्राइवेसी को, आपकी पर्सनल लिबर्टी को, आपकी निजी स्वतंत्रता को अगर कोई इंडिविजुअल भी क्या कर रहा है, आपकी प्राइवेसी का या प्रिवेसी का क्या करेगा, वायलेशन करेगा, उल्लंघन करेगा। यहां इंडिविजुअल का केस भी ले लेते कोई भी, और साथ में क्या हो गया, स्टेट तो है ही है, इंडिविजुअल भी हम ले लेते हैं। तो अगर आपके फंडामेंटल राइट जो 21 में आपको लिखे गए हैं, अगर उसका कोई उल्लंघन कर रहा है, कौन कर रहा है, स्टेट कर रहा है या कोई इंडिविजुअल कर रहा है। लेकिन स्टेट के पास थोड़ी ज्यादा पावर है, थोड़ी नहीं काफी ज्यादा पावर है। स्टेट क्या बना सकता है बेटा, लॉ बना सकता है। और लॉ कैसा है, आपकी निजी स्वतंत्रता से संबंधित है। जैसे मान लिया कि जैसे आपका क्या है, प्राइवेट स्पेस है, आप शाम को सोने के लिए लिविंग रूम करते हैं, तो अब सरकार ऐसा लॉ बना दे कि आप शाम को अगर सो रहे हैं तो आपको सीसीटीवी कैमरा में सब कुछ रखना पड़ेगा और रिकॉर्ड करके रखना पड़ेगा। ऐसा कानून है कि आप पर्सनल टाइम में क्या कर रहे हैं, किस तरह की आपकी एक्टिविटीज है, ये सब आपकी क्या होगी, किसके अंदर होगी, सर्विलांस के अंदर होगी। ये सबको पता होना चाहिए, या गवर्नमेंट के पास इसका आपके स्पेशल रूम का क्या होना चाहिए, डेटा होना चाहिए। तो अगर इस तरह का कानून बना दिया, इस तरह का लॉ बना दिया, तो ये क्या कर रहा है, ये लॉ बनाया गया, और ये लॉ किसको कर रहा है, आपके पास वायलेट किसको कर रहा है, आर्टिकल 21 को। तो इनकेस अगर कोई भी लॉ स्टेट के द्वारा बनाया जाएगा और वो हमारे फंडामेंटल राइट का क्या करेगा, उल्लंघन करेगा, फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करेगा, ऐसी परिस्थिति में हम लोग के पास, हम लोग कहां पे जा सकते हैं, या तो हाई कोर्ट जाएंगे, या कहां पर जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कहां पर जाएंगे, या तो हाई कोर्ट जाएंगे, और दूसरी जगह कहां जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट। अब जो ये लॉ बनाया गया, कौन सा, ये वाला लॉ बनाया गया, तो इसका क्या होगा, इसका जुडिशियल क्या किया जाएगा, रिव्यू किया जाएगा। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है, अभी तक ये कानून किसने बनाया, ये बनाया हमारे स्टेट ने। स्टेट में अगर एग्जांपल ले लीजिए, किसने बनाया, केंद्र सरकार ने बनाया, या इस तरह का कानून किसने बनाया, राज्य सरकार ने बनाया, ये तो स्टेट हो गया। तो इसके द्वारा जो कानून बनाया गया, उसका ये कानून किसने बनाया बेटा, स्टेट ने बनाया। स्टेट में भी क्या है, या तो पार्लियामेंट ने बनाया, या किसने बनाया, स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया, या स्टेट की विधानसभा ने बनाया। तो इस तरह के कानून को हम कहां चैलेंज करेंगे, हम करेंगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, इस कानून का जुडिशियल रिव्यू करेगा। जुडिशियल रिव्यू का मतलब है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, इस कानून का अवलोकन करेगा, देखेगा कि क्या वाकई में ही ये जो कानून बनाया गया है, ये आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 जो है, फंडामेंटल राइट जो हमें दिया गया है, क्या इसका वायलेशन कर रहा है
कि नहीं कर रहा। अगर ये पाया जाता है, ये कानून पाया जाता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा, या इनमें से कोई भी एक कोर्ट अगर आप ले लीजिए, इनके द्वारा अगर ये पाया जाता है कि ये जो कानून बनाया गया है ये हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रहा है, इस कानून को क्या डिक्लेयर कर दिया जाएगा? नल एंड वॉइड किया जाएगा। क्या डिक्लेयर किया जाएगा? नल एंड वॉइड आपके पास क्या किया जाएगा? डिक्लेयर किया जाएगा। और ये पावर किसके पास है? ये पावर कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 13 में। आर्टिकल 13 क्या बोलता है? जुडिशियल रिव्यू के बारे में भी बात करता है। और जुडिशियल रिव्यू के साथ क्या बोलता है कि अगर कोई भी लॉ बनाया है और कैसा है, लॉ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट, और ये लॉ फंडामेंटल राइट के उल्लंघन करने की कोशिश कर रहा है, या हमारे फंडामेंटल राइट का क्या कर रहा है? वायलेशन कर रहा है, किसी भी तरह का लॉ है, स्टैट्यूटरी है, जिस भी तरह का है, सेंटर के द्वारा बनाया गया, स्टेट के द्वारा बनाया गया, या आपके पास एमसी के द्वारा बनाया गया, या किसी के भी द्वारा बनाया गया, ये लॉ अगर ये आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करेगा, आप कोर्ट में जाके इसका जुडिशियल रिव्यू करवा सकते हैं। अगर ये आपके पास क्या पाया गया? ठीक नहीं पाया गया, गलत पाया गया, तो इस कानून को क्या कर सकता है? अब याद रखना, कौन कर सकता है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस कानून को क्या करेगा? नल एंड वॉइड। तो ये किसके अंदर है? आर्टिकल 13 के अंदर। बात समझ में आ गई? ये आपने ध्यान रखना, कई बार पेपर में सीधा जाता है जुडिशियल रिव्यू आपके पास कौन से आर्टिकल के अंदर, और जुडिशियल रिव्यू भी अब आपको पता लग गया कि क्या होता है। जहां पर क्या करेगी जुडिशरी? क्या करेगी? कानून को क्या करेगी? जो लॉ बनाया गया उस कानून को चेक करेगी, उसकी वैलिडिटी को चेक करेगी कि ये आपके पास फेयर है या आपके पास ठीक है या नहीं है, ये सारा चेक किया जाएगा। आपने लिखना बेटा आर्टिकल 13। यहां तक लिखिएगा बेटा पहले, या यहां तक लिख लीजिए, यहां तक लिख लीजिए। Article 13 declares that all laws that are inconsistent with or derogation of any fundamental rights फंडामेंटल राइट। बेटा समझ के करना है चीजों को, जितना आप समझेंगे उतना ये ज्यादा अच्छी रहेगी। आप रट्टा मारेंगे सीधे जुडिशियल रिव्यू तो ये गेम नहीं बनेगी। तो जितना आप यहाँ पे हर चीज को समझेंगे और अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। और साथ में ये भी लिखना कि ये पावर सुप्रीम कोर्ट के पास ये आगे भी आ जाएगी, ऐसा नहीं, ये आगे भी आ जाएगी। ये 32 या 226 जो हाई कोर्ट का है ये आगे भी आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे लॉज आपको इसलिए लिखा रहा नीचे, परमानेंट लॉ किसी भी तरह के लॉ है, कोई भी टेम्परेरी, परमानेंट, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के द्वारा बनाया गया, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के द्वारा बनाया गया, कोई भी कानून है उसको डिक्लेयर किया जा सकता है। थोड़ा इसमें इंटरेस्ट लेना, ये बहुत बेसिक सी चीज है और आपके लाइफ से भी जुड़ी है। और साथ में सवाल यहाँ से हर पेपर में आएंगे, आप चाहे छोटा दो चाहे बड़ा पेपर दो, हर पेपर में यहाँ से सवाल आने, और जितना अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उतने सवाल आपके गलत नहीं होंगे। यहाँ पर लिख लिया। ये आर्टिकल अब मुझे लगता है आपको अब समझ में आ गया है, लगभग आर्टिकल 13 समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, आ गया समझ में? अब जरा समझना बेटा, इसके बाद थोड़ा सा हम आगे चलते हैं और हम ये देखते हैं कि हमारे पास अब ये एक चीज को मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं। यहां पर आपने क्या करना, अब जब भी आप हेडिंग लिखेंगे तो हमारे पास हमारा जो पहला फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट 1। अब टोटल फंडामेंटल राइट हम लोगों के पास टोटल कितने फंडामेंटल राइट है? 6 फंडामेंटल राइट है।
और जो पहला फंडामेंटल राइट है हमारा, वो है हमारा फंडामेंटल राइट है, उसको बोलते हैं हम आरटीई, और इसे कहते हैं हम राइट टू इक्वालिटी। ठीक है जी। और जो ये राइट टू इक्वालिटी है, इक्वालिटी का मतलब है समानता का जो अधिकार है, राइट टू इक्वालिटी जो है फंडामेंटल राइट है, ये हमारे जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल कितने में लिखा गया बेटा? ये लिखा है 14, 15, 16, 17 और 18। तो जो ये हमारा पहला फंडामेंटल राइट होने वाला है, ये इसके लिए हमें कितने आर्टिकल पढ़ने पड़ेंगे? लगभग 5 आर्टिकल पढ़ने पड़ेंगे, 5 अनुच्छेद पढ़ने पड़ेंगे, तभी जाके समानता का अधिकार को हम समझ पाएंगे कि हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसने किस तरह की समानता हम लोगों को प्रोवाइड की है। अलग अलग वेरियस एंगल बताया कि समानता यहां पर भी होनी चाहिए, इस तरह से होनी चाहिए, और अगर कोई सोसाइटी का सेक्शन पीछे हो रहा है उसको भी कैसे अपलिफ्ट किया जाए। आप ये मत समझिएगा कि राइट टू इक्वालिटी में सिर्फ आपके पास फंडामेंटल राइट के अंदर एक ही आर्टिकल होगा। इसके अंदर कितने आर्टिकल होने वाले हैं? ये पूरे 14, 15, 16, 17 और 18। जब ये सारे हम पढ़ लेंगे, दैट मीन तभी जाके हमारा क्या होगा, एक फंडामेंटल राइट क्या होगा, कंप्लीट होगा। और इस फंडामेंटल राइट में जो आपके पास पहला है, जो किसके अंदर है, आर्टिकल 14 के अंदर है, वो आपने लिख लेना है। अब ऐसे हेडिंग डालो बेटा, पहला फंडामेंटल राइट 1, राइट टू इक्वालिटी। फंडामेंटल राइट 1, राइट टू इक्वालिटी। और इसमें लिखना बेटा आपने अनुच्छेद आर्टिकल 14 लिखना, और आर्टिकल 14 के अंदर ये लिखना, ये वाली लाइन, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ। थोड़ा इसको गैप गैप देके लिखना, क्योंकि मैं समझाऊंगा भी यहाँ पे क्या समस्या होने वाली। लिख दिया जी। अब जरा समझना बेटा, यहां पर ये जो चीज है इसको हम जरा समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि ये पूरा कॉन्सेप्ट आपके पास क्या बोलता है। अब यहां देखो बेटा, ये जो आर्टिकल 14 ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। पूरी लाइन क्या बोल रही है? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये पूरी एक लाइन है, लेकिन इस लाइन में दो कॉन्सेप्ट छिपे हैं। अब पहला कॉन्सेप्ट क्या है? ये वाला, इतना समझेंगे पहले हम, इक्वालिटी बिफोर लॉ। जो ये वाला कॉन्सेप्ट है अभी आपने लिखना, मैं आपको लिखवाऊंगा, हम इसको छोटा करके लिखेंगे और समझेंगे इसमें क्या होता है। ये जो ये वाला कॉन्सेप्ट है बेटा, ये वाला कॉन्सेप्ट इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये कॉन्सेप्ट हमने लिया है इंग्लैंड से, यूके से। और यूके में भी हमने किससे लिया है? एक हमारे एवी डाइसी जो थे, उन एवी डाइसी के रूल ऑफ लॉ से लिया है। किससे लिया बेटा? एवी डाइसी के रूल ऑफ से लिया गया ये कॉन्सेप्ट है। मैं अभी लिखवाऊंगा आपको, अभी गलत मत लिखिएगा, इसको हमने एक्सप्लेन भी करना है, हमने इसको पढ़ना भी है, डिटेल में पढ़ना है कि ये क्या बोलता है। ये सिंपल, ये वाली लाइन क्या कह रही है? ये वाली लाइन में इतनी चीजें आपको पता लगी कि ये वाला क्या है, ये वाला कॉन्सेप्ट कहां से लिया हमने। अब सोच लो कि एक पूरी लाइन है, ये पूरी लाइन भी नहीं है ठीक से, और इस लाइन का ये वाला जो शब्द है, ये 3 शब्द, ये कहां से लिए गए? इंग्लैंड से, यूके से लिए गए। और साथ में यूके से भी हमने किससे उठाया ये कॉन्सेप्ट? किसके द्वारा कहा गया है? एवी डाइसी के रूल ऑफ लॉ से लिया गया। एवी डाइसी का जो रूल ऑफ लॉ होगा, वहां से हमने क्या लिया है? ये इक्वालिटी बिफोर लॉ वाला कॉन्सेप्ट लिया है। और जो ये वाला कॉन्सेप्ट है, ये क्या बोलता है? ये वाला कॉन्सेप्ट जनरली हम इसको किस सेंस में लेते हैं? इसको लेते हैं हम नेगेटिव। ये किस तरह का हमें सेंस दे रहा है? ये हमें दे रहा है नेगेटिव सेंस देता है।
ये पूरा जो एक्सप्रेस करता है इक्वेलिटी बिफोर लॉ, ये हमें क्या करता है, नेगेटिव एक्सप्रेशन देता है। अब ये नेगेटिव एक्सप्रेशन क्या बोलता है, अगर आप देखेंगे ये नेगेटिव हम इसको क्यों बोलते हैं जनरली, तो मैं आपको ये भी बता देता हूं कि यहां पर इक्वेलिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है। ये इक्वेलिटी बिफोर लॉ का मतलब ये है कि कानून के सामने या कानून के समक्ष सभी लोग क्या है, बराबर है। सिंपल सी बात है, इसका मतलब यही है कि कानून के समक्ष क्या है, सब लोग बराबर है। क्या ऐसा हो सकता है कि कानून के समक्ष सभी लोग बराबर है? हो सकता है क्या? अगर 5 साल का बच्चा, क्या हम उसको 30 साल के बच्चे के साथ कंपेयर कर सकते हैं? कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते। अगर आप सोचो कि कोई, अगर आपके पास कोई मर्डरर है, मर्डरर को हम रेपिस्ट के साथ क्या कर सकते हैं, हम उनको कर सकते हैं, दोनों को बराबर ठहरा सकते हैं? दोनों ही अलग अलग केसेस हैं। अगर कोई आपके पास कोई चोर है, क्या हम उसको रेपिस्ट के साथ कंपेयर कर सकते हैं? कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कोई छोटा सा बच्चा है, कोई बुजुर्ग है या कोई यंग है, वो सब बराबर हो सकते हैं? हो सकता है नहीं। कोई महिला है, कोई लड़की है, कोई अपंग है, हैंडीकैप्ट है, वो सब लोग बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। सबकी क्या है, अपनी जरूरत है। क्या उन सभी के लिए, क्या सबके लिए लॉ बराबर हो गए? क्या क्या बराबर हो गए? नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं हो सकता। अगर हम करना भी चाहे तो क्या हैंडीकैप्ट के लिए भी वही लॉ चलेगा जो हमारे लिए? नहीं चलेगा ना। अगर हमारे पास जैसे एससी के लिए रिजर्वेशन दे दिया, एसटी को रिजर्वेशन दे दिया, या ईडब्ल्यूएस को हमने रिजर्वेशन दे दिया, या हैंडीकैप्ट के लिए रिजर्वेशन दे दिया, वैसे तो इसके अनुसार तो क्या है, सब क्या होने चाहिए थे, सबके लिए कानून क्या होना चाहिए था, बराबर। लेकिन हमने क्या किया, सबके लिए अलग अलग रिजर्वेशन दे दिया। अब हमने मर्डर के लिए अलग धाराएं लगेगी, मर्डर के लिए सजा अलग होगी, और आपके पास चोर के लिए क्या होगा, सजा अलग होगी। क्या उन दोनों को एक ही जगह पे रख सकते हैं? नहीं रख सकते। बच्चे ने अगर चोरी की या किसी दूसरे आदमी ने चोरी की, उनका कॉन्सेप्ट दोनों का क्या था, अलग था। तो ये जो पहले वाला जो है आपके पास इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये ब्रिटिश ओरिजिन का है। और ये क्या बोलने की कोशिश करता है, यहां पर ये बोलता है, ये यहां पे कहता है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज पावर ऑफ एनी फेवर ऑफ एनी पर्सन, ये बोलेगा इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल पर्सन टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड एडमिनिस्ट्रेड बाय ऑर्डिनरी लॉ, पुअर, हाई, वॉट कुछ भी है। ये बोलता है कि कोई भी अमीर हो चाहे गरीब हो, सबके लिए क्या होगा, कानून बराबर होने वाला है। और सभी कानून के समक्ष क्या रहने वाले, चाहे अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे किसी के पास कोई भी पद है, ये सब क्या रहने वाले हैं, सबके सब कानून के समक्ष क्या रहने वाले हैं, बराबर रहने वाले हैं। और साथ में ये भी बोलता है, इन द एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज, कोई अगर स्पेशल पावर नहीं है, इस केस में ये क्या रहने वाले हैं, सब लोग बराबर रहने वाले हैं। आर्टिकल 14 का ये वाला हिस्सा इतनी सारी चीजें हमें क्या कर रहा है, बता रहा है। अगर सरल भाषा में कहा जाए, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष ये निकलता है कि ये कॉन्सेप्ट आपके पास एवी डाइसी के रूल ऑफ लॉ से दिया गया, और इस कॉन्सेप्ट में ये कहा कि कानून के समक्ष सब लोग क्या है, बराबर है, इरिस्पेक्ट ऑफ देयर कास्ट, इरिस्पेक्ट ऑफ देयर सेक्स, इरिस्पेक्ट ऑफ देयर रिलीजन, इरिस्पेक्ट ऑफ देयर फिजिकल डिसेबिलिटी, इरिस्पेक्ट ऑफ देयर एनीथिंग, जो भी आप ले सकते हैं, वो क्या होगे, सबके लिए कानून क्या रहने वाला है, बराबर रहने वाला है। ये कॉन्सेप्ट जनरली किसके बारे में बात कर रहा है, इसके बारे में बात कर रहा है। इतनी बात समझ में आ गई? इतना क्लियर हो गया यहां पर? इतनी बात क्लियर है बेटा? ये सिर्फ ये वाली लाइन, इक्वल, आपके पास क्या, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता। और नेगेटिव क्यों है, नेगेटिव कॉन्सेप्ट क्यों देता है ये? नेगेटिव इसीलिए है क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। आपको पता लग गया, मैंने आपको एग्जांपल दे दिए। 5 साल के बच्चे को हम 50 साल के बच्चे के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं? 50 साल का बच्चा तो नहीं होगा, 50 साल का तो बुजुर्ग ही होगा, है ना। ऐसा नहीं कि आपने 50 साल का क्या बना दिया, बच्चा ही बना दिया। तो जरा हल्का सा लिखिएगा बेटा यहां पर, इक्वेलिटी बिफोर लॉ, इसमें लिखेगा, यहां से लिखेगा आपने, द कंसेप्ट इक्वेलिटी बिफोर लॉ इज ऑफ ब्रिटिश origin, British origin. The concept of equality before law is of British origin, while the concept of equal protection of law has been taken from the American Constitution. ये वाली लाइन उसके बाद लिखना,
अमेरिकन, उसके बाद लिखना द फर्स्ट कंसेप्ट, कंसेप्ट नॉट एक्सप्रेस होता है, इसका मतलब ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। वह लाइन जरूर लिख लेना बेटा हल्की सी, ताकि आपको याद, वेदर रिच और पुअर और हाई और लो, ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल, इज अबव लॉ, इज अबव द लॉ। थोड़ा सा पॉइंट की फॉर्म में लिखिएगा, ए बी सी, जो ये पॉइंट है। वेदर रिच और पुअर, हाई और लो। बेटा ये साफ साफ लिखना, ताकि आप बाद में भूल ना जाए। और इसके नीचे बेटा, इसी के साथ जब आप लिखेंगे, इसमें जी जी, इसका मतलब है कि इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल पर्सन टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड। इसका मतलब है कि हर एक आदमी का क्या होगा कि अगर कोई भी कानून है, अगर किसी भी तरह का कोई भी आदमी है, अगर उसने कोई भी, अगर ऐसा मान लीजिए सभी के लिए क्या होगा, अगर किसी भी तरह का, किसी भी कास्ट से आता है, किसी से भी आता है, वॉट एवर, चाहे वो हैंडीकैप्ट है, वॉट एवर जो भी है, वो क्या किया जाएगा, उसको अगर लॉ होगा, उसके लिए लॉ क्या होने वाला है, सेम होने वाला, उसको कोई भी डिफरेंट ट्रीटमेंट नहीं मिलने वाला। और वो एक कानून के, अब आपने देखा होगा कानून थोड़े से रिफ्लेक्ट कर जाता है, अगर कोई हैंडीकैप्ट है उसके लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सभी के लिए इक्वल सब्जेक्शन होने वाला। सब्जेक्शन का मतलब है कि उसके ऊपर उसी रूप से वो लागू होगी जिस तरह से
नॉर्मल आदमी पे भी लागू होने वाला है, सबके लिए बराबर होने वाला है। अब लिखना बेटा, इसके नीचे लाइन लिखिए, दिस इज नेगेटिव कॉन्सेप्ट, नेगेटिव कॉन्सेप्ट because all are treated here equally, यहाँ सभी को क्या किया जाएगा, बराबर ट्रीट किया जाएगा। Irrespective of their class, caste, religion, sex, and physical disability. हाँ, irrespective of their, यहां सबको ट्रीट किया जा रहा है। जो लॉ बनाए जाएंगे वो लॉ सभी के लिए क्या होंगे, सबको सेम गवर्न करेंगे, सभी के लिए समान होने वाले हैं। अब यहां पे देखो बेटा, ये रूल ऑफ लॉ क्या बोलता है, जो ये कॉन्सेप्ट है रूल ऑफ लॉ, ये है क्या एविडाइसी का, और ये कहता क्या है रूल ऑफ लॉ। इसको थोड़ा इतना जूम दिख रहा है आपको, विजिबल है पीछे तक। अब ये रूल ऑफ लॉ है क्या, जहां से हमने ये छोटा सा शब्द लिया इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो इसका ये रूल ऑफ लॉ एविडाइसी के द्वारा दिया गया। ये कहता क्या है, तो आपको मैंने बताया ये कॉन्सेप्ट कैसा है बेटा, ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है। और इक्वलिटी बिफोर लॉ कहां से आ रहा है जनरली, अगर आप देखेंगे ये कहां से आ रहा है, इक्वलिटी बिफोर लॉ कहां से आ रहा है बेटा, रूल ऑफ लॉ। अब इसने जो रूल ऑफ लॉ दिया था एविडाइसी ने, वो रूल ऑफ लॉ दिया क्या था, जरा आप समझने की कोशिश करना, उठा लो अगर जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं। अब जरा यहां बेटा समझना, रूल ऑफ लॉ क्या बोलता है, तो ये रूल ऑफ लॉ ये बोलेगा बेटा, इसका जो पहला पॉइंट है, अब जरा आप अगर पहले पॉइंट को समझेंगे, इसमें लगभग 3 पॉइंट है, इस रूल ऑफ लॉ में 3 पॉइंट है, और 2 हम यूज करते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी फॉलो किए जाते हैं, और 1 पॉइंट हमारा यहाँ पे फॉलो नहीं किया जाता, वो ये समझने वाली बात होगी थर्ड वाले पॉइंट में। अब पहले वाले पॉइंट में क्या है बेटा, पहले वाले पॉइंट में बोलता है ये, अगर कोई इन द एब्सेंस ऑफ आर्बिट्री पावर दैट इज नो मैन कैन बी पनिश्ड एक्सेप्ट ब्रीच ऑफ लॉ। इसमें क्या बोलता है, सरल सी बात है, ये बोलता है कि किसी भी आदमी को, जैसे कोई आदमी है, इसको हमने आदमी बना दिया, अगर कोई आदमी है, इसको तब तक पनिश नहीं किया जा सकता, इस आदमी को तब तक पनिश नहीं किया जा सकता अगर इसने क्या नहीं किया हो, ब्रीच का मतलब है अगर इसने लॉ को तोड़ा ना हो। मान लीजिए आप है, आप बढ़िया से अपनी जिंदगी जी रहे हैं और आपने कोई कानून नहीं तोड़ा, तो आपको ऐसे अंदर तो नहीं डाल सकते, आपको पनिश नहीं किया जा सकता, आपको सजा नहीं दी जा सकती, क्योंकि आपने तो कोई भी कानून अभी तक क्या नहीं किया हुआ, कोई कानून तोड़ा ही नहीं हुआ, कोई कानून ही नहीं तोड़ा हुआ आपने, तो आपको क्या है, आपको अंदर नहीं डाला जाता। लेकिन साथ में इसने क्या लिखा, इन द एब्सेंस ऑफ आर्बिट्री पावर। ये आर्बिट्री का मतलब क्या है, कि अगर कोई ऐसी ताकत या मनमानी कोई ताकत नहीं हो, उसकी एब्सेंस में, अगर मान लीजिए आपने कुछ भी नहीं किया, हमारे देश में इमरजेंसी लग गई और इमरजेंसी के केस में ऐसा हो गया कि आपको अंदर डाल दिया जेल में, सरकार के खिलाफ बोलने से आपको अंदर डाल दिया गया, वो क्या होगी, आर्बिट्री पावर होगी। या किसी आदमी के पास इतनी पावर है कि वो आपको ऐसे ही अंदर अरेस्ट करवा दे, आपके वहां धुलाई हो रही हो, बढ़िया कुटाई हो रही हो, आपको पता ही ना चला, आप बोलेंगे मैंने तो कुछ भी नहीं किया। बहुत सारे ऐसे भी केसेस हो जाते हैं जहां पर आपने कुछ भी नहीं किया होता, आप मार खा रहे होते किसी और के कारण,
है ना, चोरी कोई और कर रहा होता है या काम किसी और ने किया होता है, चंडे आपके बज रहे होते हैं। हाँ, ऐसी पॉसिबिलिटी भी होती है। तो यहां पर क्या है कि अगर एब्सेंस है किसकी, आर्बिट्रेरी पावर की, तो और आप अगर किसी कानून को नहीं तोड़ते तो आपके ऊपर किसी भी तरह का ब्रीच ऑफ लॉ का कोई केस नहीं लगेगा और आपको क्या नहीं किया जाएगा, पनिश भी नहीं किया जाएगा। अब उसके बाद अगला क्या है, अगले जो लाइन है बेटा ये क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, दैट इज इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल सिटीजन टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड ऑफ कोर्ट। जो आपने पॉइंट पढ़ा पूरे का पूरा कहां पे पढ़ा, इससे पहले हमने पढ़ लिया पूरा पॉइंट, ये इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये पूरा कॉन्सेप्ट है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब है कानून के समक्ष क्या है, सब बराबर है, चाहे वो रिच है, अमीर है, पुअर है, व्हाटएवर है, उसके पास कोई भी डेजिग्नेशन है, कोई भी पोस्ट है, सब लोग क्या रहने वाले हैं, जनरली बराबर रहने वाले। तो ये जो सेकंड पॉइंट है ये हमने कहां से लिया है, एबी डाइसी के कॉन्सेप्ट से लिया। क्लियर हो गया। और उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, इन द प्राइमेसी ऑफ द राइट ऑफ द इंडिविजुअल दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ राइट ऑफ द इंडिविजुअल। ये पॉइंट बोलता है। अब मैं जरा आपको यहां पर बताता हूं कि तीसरे पॉइंट के अंदर चीजें क्या है। ये बोलता है कि जो इंडिविजुअल राइट्स है, जो इंडिविजुअल को क्या दिए गए हैं, राइट्स दिए गए हैं। अब जरा समझना बेटा, यहां पे जो किसी इंडिविजुअल का मतलब किसी एक नागरिक को जो अधिकार दिए गए हैं, एक नागरिक को जो अधिकार दिए गए हैं, इसी अधिकारों की वजह से ही क्या बना है, कॉन्स्टिट्यूशन बना है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ द राइट ऑफ द इंडिविजुअल एज डिफाइंड एंड एनफोर्स्ड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ रादर देन कॉन्स्टिट्यूशन इज बीइंग अ सोर्स ऑफ द इंडिविजुअल राइट। यहां क्या बोला गया, यहां इस थर्ड पॉइंट में बोला गया है कि जो इंडिविजुअल राइट है, जो आपको अधिकार दिए गए हैं, इन अधिकारों की वजह से क्या बना है, संविधान बना है, कॉन्स्टिट्यूशन बना है। तो भारत के कॉन्सेप्ट में ये थर्ड पॉइंट नहीं लिया जाता। क्यों नहीं लिया जाता? हमारे यहां पर क्या है, जब मैं आपको प्रियम्बल पढ़ा रहा था, प्रियम्बल में क्या था बेटा, प्रियम्बल में क्या लिखा गया था, प्रियम्बल की पहली लाइन थी, आपको पता है इंग्रेडिएंट्स ऑफ प्रियम्बल, उसमें क्या बताया गया था, सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन ने अपनी पावर कहां से ली, तो आपने कहां से ली, पीपल से। कहां के पीपल से, इंडिया के पीपल से। लेकिन यहां बात कहां पे घूम गई, कितनी चेंज होगी, ये बोल रहा है कि जो हमारे अधिकार होंगे उस अधिकारों की वजह से ही क्या आएगा, संविधान आएगा। ऐसा नहीं है, हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन को, जो हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसको पावर किसने दी, हमारे देश के लोगों ने, हम लोगों ने पावर कॉन्स्टिट्यूशन को दी। और हमारे जो अधिकार है, हमारे जो राइट्स है, वो राइट्स हमें कौन दे रहा है, अब वो राइट्स हमें कौन दे रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है। ठीक है जी, हमें जो मौलिक अधिकार है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन। और हमारे राइट की वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, हमारे राइट की वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, जस्टिस ने कहा। ठीक है जी, बात थोड़ी समझ में आई, एक बार और समझाता हूं। पहली बात को ये क्लियर करना बेटा, क्लियर क्या करना, क्लियर ये ध्यान में रखना कि ये वाला पॉइंट क्या बोलता है, ये बोलता है कि जो हमारे राइट्स होंगे, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होंगे या कोई भी मौलिक अधिकार होंगे, उस अधिकारों की वजह से क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, लेकिन आपको यह पता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है, इसने पावर कहां से डिराइव की है या सोर्स ऑफ अथॉरिटी कहां से, पीपल ऑफ इंडिया। अब जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, पावर कहां से मिली, लोगों से। अब कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, अब कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किए, हमें क्या दिए, इंडिविजुअल को क्या दिए, फंडामेंटल राइट्स दिए। तो ये वाला पॉइंट हमारे यहां पे वैलिड नहीं होता है। इतनी बात क्लियर होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करता है, थोड़ा इसमें और बच गया है। कल मैं एक बार आपको और क्या करूंगा, इसमें एक आपको जनरल ओवरव्यू और दूंगा ताकि आपके दिमाग में चला जाए। अभी इसको लिखना नहीं है, कल हम इसको और पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ही हम इसको क्या कर पाएंगे, ठीक से लिख पाएंगे। ओके जी, डन।